Good morning, dear students. Hope you all are healthy and happy. रियल नंबर्स क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट से जो टॉपिक आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस नाम का मैथमेटिक्स में आने से पहले इस थ्योरम का इक्विवेलेंट वर्जन हमको यूक्लिड्स एलिमेंट से मिलता है। यूक्लिड्स एलिमेंट ये वही बुक है जहां से हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का करेक्ट प्रूफ हमको एक बुक से मिलता है जिसका नाम है डिस्क्विजिशंस अरिथमेटिकाई। इस बुक को जर्मनी के एक मैथमेटिशियन ने लिखी थी। यह बुक नंबर थियरी के बारे में है और उसी बुक में हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में करेक्ट प्रूफ भी मिलता है। उन मैथमेटिशियन का नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस। फ्रेडरिच गॉस जब 21 साल के थे तो उसी टाइम पे उन्होंने ये बुक डिस्क्विजिशंस अरिथमेटिकाई लिख दी थी और 24 साल पे ये बुक पब्लिश भी हो गई थी। इनका मैथमेटिक्स में भी कंट्रीब्यूशन है और साइंस में भी कंट्रीब्यूशन है। इनको द प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस भी बोला जाता है। एंड फ्रेडरिच गॉस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ ऑल टाइम अलोंग विद आर्किमिडीज एंड न्यूटन। तो ये तो थोड़ी सी बातें हुई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हिस्ट्री के बारे में और ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिच गॉस के बारे में। अब जो चीजें हमारे एग्जाम में आती है हम उस पर सोचते हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। नाम से लग रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी कुछ बेसिक चीज, और बेसिक चीज है भी। इस थ्योरम के एप्लीकेशन को हम जाने अनजाने में छोटी क्लासेस से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्लास 10 में इस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके और भी एप्लीकेशंस को सीखने वाले हैं। इस थ्योरम का दूसरा नाम भी है, जैसे यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी इसको बोलते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी इसको हम बोलते हैं। इस थ्योरम को समझने के लिए इसमें यूज होने वाले कुछ वर्ड्स को हम पहले समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने उन वर्ड्स से रिलेटेड ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में वीडियोस रखा हुआ, उसको आप देख सकते हो अगर डिटेल में चाहते हो, लेकिन शॉर्ट में मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी वीडियो में तुमको बता दूं उन टर्म्स के बारे में। तो पहला जो टर्म आता है वो है कंपोजिट नंबर। अब नोट्स में लिखना शुरू कर दो क्योंकि जो एक एक वर्ड है हर वर्ड पे क्वेश्चन आते हैं। कंपोजिट नंबर मैंने शॉर्ट में लिखा। कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 distinct factors। तो अगर कोई कंपोजिट नंबर होगा तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हमेशा होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 4 लिखता हूं तो फैक्टर का मतलब तुमको वो नंबर ढूंढने हैं जिससे ये 4 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो जब तुम ढूंढोगे तो इसका एक फैक्टर तो 1 होगा, 1 से 4 डिवाइड हो जाएगा। दूसरा फैक्टर इसका होगा 4, यानी 1 और नंबर इटसेल्फ, ये वाले फैक्टर के अलावा कोई तीसरा फैक्टर अगर मौजूद होगा तो उस नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इसके अलावा 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। ये दोनों तो मौजूद रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा तीसरा यानी नंबर इटसेल्फ और 1, इसके अलावा तीसरा फैक्टर मौजूद है तो उस नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फैक्टर भी तुम समझ गए होगे। फैक्टर का मतलब वो डिवाइजर जिससे किसी नंबर को हम पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टर। अब दूसरा टर्म जो आता है वो आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर भी बोलते हैं। एनीवेज प्राइम, इसमें ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। distinct factors।
मतलब कौन, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ दो फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ ही प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 3 लिखता हूं तो 3 का एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा फैक्टर 3, यानी नंबर और नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा 3 को तुम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो 3 एक प्राइम नंबर हुआ। ठीक बात, इतनी बात समझ गया? ओके। अब कंपोजिट नंबर पे भी तुमको क्वेश्चन दिए जाते हैं और प्राइम नंबर पे भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो हमने क्या समझा कि कंपोजिट नंबर में 1 और नंबर इटसेल्फ तो होता ही होता है और प्राइम नंबर में भी 1 और नंबर इटसेल्फ होता ही होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में फर्क हो जाता है इससे कि कंपोजिट नंबर में 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा तीसरा फैक्टर या 4 फैक्टर 5 यानी 2 से ज्यादा फैक्टर मौजूद हो जाते हैं, तो इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से 4। ठीक, अब 4 को हम फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज तुम कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो, 1 ऐसे 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, राइट? ये तो छोटी क्लासेस से भी सीखते आ रहे हो। लेकिन 4 एक प्राइम फैक्टर नहीं है, फैक्टर तो है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है। 4 से 4 को डिवाइड करोगे, 1 से 4 को डिवाइड करोगे, हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर यहां पे तुमको दिख रहे हैं। लेकिन अब तुमको फिर से देखना पड़ेगा क्या 4 किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो तुम पाओगे हाँ ये तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर हुआ। फैक्टर इसमें 1, 4 और 2 है, लेकिन प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 2 ही है, सिर्फ प्राइम फैक्टर। इसमें फैक्टर क्या है? 1, 4, 2, ये तीनों फैक्टर्स है, लेकिन प्राइम फैक्टर सिर्फ इसमें 2 ही है, क्योंकि 1 प्राइम फैक्टर नहीं होता। अभी छोटी छोटी जो चीजें हैं एक एक नंबर की वो मैं लिखा दूंगा, पहले ये बात समझो जो मैं बोल रहा हूं। 1, 4, 2 ये फैक्टर्स तो हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 ही है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? 2 क्यों है? क्योंकि अब 2 को तुम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और जब प्राइम फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो हम छोटी क्लासेस से भी सीखते आ रहे हैं कि अगर किसी नंबर को 2 हिस्सों 3 हिस्सों में जोड़ोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही नंबर हमको मिल जाता है, करेक्ट? अब जो चीजें क्वेश्चंस एग्जाम में पूछी जाती हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। सबसे पहली चीज, अब इसको लिखना शुरू कर दो। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 3 नहीं होता, 2 भी नहीं होता। अच्छा, दूसरा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, यह है 9। ठीक है, लिख लिया? ये 2 चीजें तो लिख ही लो, डन। अब उसके बाद हम कंपोजिट नंबर के बारे में तो समझ गए, लेकिन कितना समझे ये लिख लिया। कंपोजिट नंबर के बारे में कितना समझ गए, इससे रिलेटेड तुमको क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम में, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि कंपोजिट नंबर का तुमने रट्टा लगाया है या सचमुच में तुम समझ गए कि कंपोजिट नंबर क्या है। अगर तुम पूछोगे ज्यादातर बच्चों से तो तुमको कंपोजिट नंबर बता देंगे मोर देन 2 फैक्टर्स, लेकिन क्वेश्चन दे दोगे उस पर तो वो सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर पे भी क्वेश्चन आते हैं। किस तरह का क्वेश्चन? जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर मैं लिखूं 2 × 7 × 3 + 5। ठीक है, और तुमसे पूछूं कि चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट, तो तुम बोलोगे यार 2 है, 7 है, 3 है, इसमें तो बहुत से नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर ही होना चाहिए। बट होल्ड ऑन, इसको पहले सॉल्व करो, इसके बाद ये डिसीजन दो। चलो सॉल्व करके देखते हैं।
2 7 जा 14, 14 3 जा 42, 42 में तुम 5 ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 47। अब 47 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? फैक्टर की बात कर रहा हूं, प्राइम फैक्टर की नहीं। 1 हो सकता है और 47 हो सकता है। इसके अलावा क्या 47 को फर्दर फैक्टराइज तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। 47 ही एक प्राइम फैक्टर है, करेक्ट। इसका मतलब ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये जो नंबर है ये एक प्राइम नंबर है। तो देखा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस तुमको कर लेना है। बुक में इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन से सॉल्व कराऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, ये अपने दिमाग में तुमको अच्छे से बिठा लेना है। ऑलराइट, प्राइम नंबर में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो तुमको लिखना होगा 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। या तुमसे पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? तो 2 ही है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, राइट ना। अच्छा, तुमसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 क्या प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो तुमको बोलना होगा 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना तो प्राइम नंबर है। 1 कुछ भी नहीं होता, ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना तो प्राइम नंबर होता है। तो ये बात भी ध्यान में रख लें। अब प्राइम नंबर पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं ये ध्यान से देखो। जैसे मैं ऑप्शंस देता हूं, मैं बोलता हूं 1 और 7, दूसरा ऑप्शन देता हूं 2 और 13, तीसरा ऑप्शन देता हूं 6 और 12, चौथा ऑप्शन देता हूं 13 और 26। अब तुमसे पूछता हूं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कौन सा प्राइम नंबर है। तो अगर तुम ये नहीं जानो कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है तो इसी पे टिक मार सकते हो, करेक्ट ना। तो ये फैक्टर तो है लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। तो 2 13 यही करेक्ट ऑप्शन होगा। 6 तो 12 कंपोजिट नंबर है, इसमें ये कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम फैक्टर जो है वो प्राइम फैक्टर 2 और 13 या प्राइम नंबर बोल सकते हो। तो समझ में आया क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो थोड़ी सी बात हुई कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। अब देखो, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको तुम फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर में लिख सकते हो, राइट। जैसे मैं इसको लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये प्राइम फैक्टर हो गए 8 के। अब 8 को अगर तुम फैक्टराइज करते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है। अगर मैं यहां से ये हटा दूं तो मैं तुमको बोलूं ये जो प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये किस कंपोजिट नंबर के हैं, तो तुम इसको करोगे 2 2 4, 4 2 8, तुम बोलोगे 8 के। अगर तुम्हारा दोस्त बोलेगा तो वो क्या बोलेगा? 8 ही बोलेगा, 6 तो नहीं बोलेगा, राइट। कोई भी बोलेगा तो 8 ही बोलेगा। इसका मतलब ये जो प्राइम फैक्टर्स है ना 8 के लिए यूनिक है, राइट। ये आइडेंटिटी अपनी नहीं खोएंगे। सिर्फ एक ही रास्ता है 8 को प्राइम फैक्टर में लिखने का और वो ये है। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे 12 है, 12 को बोला जाए प्राइम फैक्टर में लिखो तो 2 2 4, 3 ऐसे लिख सकते हो। अब ये तीनों प्राइम फैक्टर्स हुए। ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा ऐसा लिख दे, राइट, और ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी लिख दे, करेक्ट। तो कोई भी ऑर्डर में लिख सकता है, लेकिन जब भी इसको प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 12 ही। तो इसका मतलब ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, तुम किसी भी ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स को लिखो आंसर उतना ही आना है। तो बस इतनी सिंपल सी बात ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur। जो बातें मैंने तुमको समझाई वही बातें मैंने तुमको बोली भी, तो मैं इसको लिख देता हूं, तुम चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। ये चीजें तो तुमने नोट डाउन आई होप कर लिया होगा। अब मैं इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में लिख भी देता हूं। तो एवरी, ये है तुम्हारा
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये सिंपल चीजें तो हम पहले से भी जानते रहे, राइट ना। इसको खाली हमने आज वर्ड्स में लिख दिया, सेंटेंस में लिख दिया। क्या बोल रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको तुम फैक्टराइज कर दोगे तो वो प्राइम फैक्टर्स में आ जाएगा। अब उस प्राइम फैक्टर को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे यानी उसका प्रोडक्ट करोगे तो दोबारा से कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। अब बोल रहा है एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ऑब्वियसली किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा वो तो फिक्स होगा, तो यूनिक भी है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता, जैसा कि मैंने तुमको बताया। तो ये हुआ तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब तुमसे पूछा जाएगा कि कंपोजिट नंबर तो बता ही दिया मैंने, प्राइम के बारे में यानी प्राइम नंबर के बारे में भी तुमको बता दिया किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब तुमसे ये पूछेगा कि क्या तुम फैक्टर करने भी जानते हो कि नहीं जानते हो। तो प्राइम फैक्टर करने का सबसे अच्छा मेथड है, यानी फैक्टराइजेशन करने का सबसे अच्छा मेथड है कि तुमको डिविजिबिलिटी रूल पता हो। अभी तुम छोटी क्लासेस में तो नहीं हो कि ऐसा छोटा सा नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको फैक्टराइज करो, ऐसा नहीं। ऐसा नंबर दिया जाएगा जिसमें अगर तुमको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो तुम्हारा टाइम बहुत कंज्यूम होगा या तुम कर ही नहीं पाओगे। तो डिविजिबिलिटी रूल तो पता होना चाहिए। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में, वो वीडियो मौजूद है, वहां पे जाके चेक कर लेंगे तो कैसे फटाफट से समझना, ये बातें तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। उसके बाद जब तुमको फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग टू तुम फैक्टर्स बनाओ तो तुम बना सकते हो, करेक्ट। ओके, अभी इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिया 32760, अब इसको फैक्टराइज करना है। अगर डिविजिबिलिटी रूल पता तुमको है तो तुम फटाफट से फैक्टराइज कर लेते हो, नहीं पता है तो थोड़ी मुश्किल होती है। देखो, लास्ट जो डिजिट है अगर वो 0 है या ऐसा नंबर है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, ये हो गया। अभी भी 2 से कर सकते हैं, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, ये इस तरह से। अभी भी 2 से कर सकते हैं, 2 4 8, यहाँ पे गलती कर सकते हो, 1 9, 2 डिजिट साथ में उतारनी पड़ेगी तो एक 0 पहले, 2 9 18, 1 19, 2 5 10, राइट। उसके बाद अभी देखो 9 और 4 5 9, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर लो और 3 से डिवाइड करो। तो अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा नंबर तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन शॉर्ट मेथड भी है, तो वीडियो देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। एनीवेज 9 कट गया, 4 5 9, इसका मतलब 3 से कट जाएगा, 3 1 3, यहाँ पे 3 3 9, 3 6 18, 1 3 बचे 15, ये आ गया। अब उसके बाद 3 1 4 5 9, 3 से दोबारा कट जाएगा, 3 4 12, 1 13, 3 बचे 15 और 3 बचे 15, राइट। 3 4 12, 1 13, 3 बचे 15, 1 3 बचे 15। अब यहाँ पे 5 और 4 9 नहीं कटेगा, 3 से 5 से कटेगा। कब वो नंबर 5 से कट जाता है कोई भी नंबर जब लास्ट में 5 हो या 0 हो। यहाँ से भी 5 से काट सकते थे, राइट ना, ये 5 से भी कट जाता है, यहीं पे भी कट जाता है, लेकिन मैं छोटे नंबर से ले रहा हूँ। 5 से फिलहाल इसको काट सकते हैं, तो 9 और ये हो गया। अब ये कितने से कटेगा तो तुमको डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 5 6 से तो नहीं कटेगा, 7 से चेक करें। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, ऐसे इस नंबर का डबल करके माइनस करो पिछले वाले नंबर से, तो डबल किया तो 2 और 9 में से 2 माइनस किया 7, तो 7 या 0 आ जाता है, जिसका मतलब 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, दोनों 7 3 21, 13 आया और यहाँ पे हमने 13 एक्सक्यूज में कर दिया। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 32760। कैसे लिखोगे, पावर के फॉर्म में लिखो, 2 की पावर 3, 3 कितनी बार आया, 2 बार, राइट। उसके बाद 5 आया, 7 आया और 13 हुआ। तो इस तरह से अगर तुमको क्वेश्चन दिया जाता है कि 32760 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो तुम इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ऐसा नहीं होता 8 दे दिया, 5 दे दिया, 17 दे दिया या 20 दे दिया और तुमको बोला प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें तुमको मुश्किल आएगी। डिविजिबिलिटी जानते हो तो फटाफट कर लोगे, नहीं जानते हो तो मुश्किल होगी, ठीक है। ओके, तुम ये समझ गए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर तुम समझ गए तो अब तुम्हारी
अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आया था यूनिक है, तो कैसे यूनिक है वो तुमसे समझा जाएगा कि क्या तुम सच में समझ रहे हो कि बस ऐसे ही। तो उसके लिए एक तुमको फैक्टर ट्री दिया जा सकता है। फैक्टर ट्री ये तो 5th क्लास से सीखते आ रहे हो, बट कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। अगर फैक्टर ट्री भी इधर उधर घुमा दिया जाए तो बड़ी क्लास में भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना है ताकि तुमको कोई समस्या ना आए। राइट, देखने से लगता है हम तो कर लेंगे, जब करना शुरू करते हैं तो लगता है कि नहीं इसमें तो टाइम लग रहा है। करेक्ट, तो पहले मैं फैक्टर ट्री बना लेता हूं, उसके बाद फटाफट उसकी भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं ताकि इस तरह का क्वेश्चन आए तो तुमको कोई भी परेशानी ना हो। तो 3 2 7 6 0 ये मैंने बनाया यहां पे। उसके बाद इसके 2 फैक्टर बनाए 2 और यहां पे नंबर लिखूंगा 1 6 3 8 0 1 आ गया। तो इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। अब एग्जाम में फैक्टर ट्री के बारे में इस तरह से फैक्टर ट्री दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ नंबर यहां पे मिस आउट कर दिया जाएगा। राइट, और तुमको बोला जाएगा कि बताओ यहां पे कौन सा नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे 2 हटा देता हूं, अब तुमसे बोला जाएगा कि बताओ यहां पे कौन सा नंबर होना चाहिए। तो यहां पे तो 2 मैंने हटाया तो तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है एग्जाम में 13 से पहले डिवाइड कर दिया जाए और जो 2 है यहां पे डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 13 यहां पे है और तुम सोच रहे हो कि 2 यहां पे है और हो जाएगी गलती। तो कैसे ये श्योर हो जाओ कि यहां पे क्या नंबर होगा, इसको कैसे सॉल्व करना होगा। जब इस तरह की सिचुएशन आए, इधर के फैक्टर को फाइंड करना है, तो जो छोटा वाला नंबर है बड़े वाले नंबर में उसका भाग लगा दो। तो 16380 है, इसका भाग लगा दो 8190 का। अब तुम बोलोगे ये भाग तो डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में, कि कैसे हम क्विकली गेस करें कि कितनी बार टेबल पढ़नी। तो देखो यहां पे 4 है ना, 1638 में तो टेबल जाएगी नहीं, इसका मतलब 5 डिजिट साथ में हमको लेनी पड़ेगी। अब हमको क्या करना है, 2 डिजिट यहां से हटाया, 2 डिजिट यहां से, अब 1 डिजिट यहां पे, 1 डिजिट यहां पे बचा 16, यहां पे बचा 8। तो 8 की टेबल पढ़ो 2 बार ना, तो देखो 2 बार पढ़ोगे तो तुम देखोगे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 8163। तो 2 आ गया ना एक ही बार में गेस करने में। तो ऐसे गेस करना है, गेस करोगे तो तुम फटाक से पता चल। तो यहां पे 2 है। लेट्स से कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे यहां से ये 3 हटा दिया जाता है। अब तुमसे पूछा जाता है कि यहां कौन सा नंबर है, तो तुम 4095 जो बड़ा वाला नंबर है छोटे नंबर से, तो यहां पे समस्या ये आती है कि हम कितनी बार टेबल पढ़ें, ये हमको गेस नहीं हो पाता। तो कैसे मैंने ट्रिक बताई, 2 डिजिट यहां पे हटाओ, 2 डिजिट यहां पे हटाओ, 13 3 39 लगभग, मतलब 3 बार। तो 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात, ट्रिक कैसे लगानी है। ओके, ऐसा भी पॉसिबल है कि तुमको यहां का नंबर मिस कर दिया जाए, यहां का नंबर बोल दिया हटा दिया जाए और बोला जाए यहां पे कौन सा नंबर आएगा। तो 2 रास्ते हैं, या तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो या तो यहां से डिवाइड कर दो। तो मल्टीप्लाई करना वैसे इजी होता है, तो 8190 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 1 2, दोनों 18 और 163 ये आ जाएगा। ऑब्वियसली यहां तो आ ही जाएगा, तो तुम यहां पे लिख दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 16380 या 16380 ये आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2, दोनों 18, 2 1 कम 2, 1 3, 2 8 16, राइट। तो ये हो गया, तो 16380 तुम यहां पे लिख दोगे। तुमको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर ट्री वाले क्वेश्चंस आएंगे तो तुमको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके। तो तुमसे अभी तक सीखा गया कि कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्राइम नंबर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्टराइजेशन बोला जा रहा है तो फैक्टर करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और साथ ही साथ फैक्टर ट्री पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या तुमको पता भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है कि फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। अब यहां पे तुम हटा दिए
तो 100% श्योर रहो कि यहां से जब इसको डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा। तो यूनिक है ना, तभी तो नंबर आ रहा है, नहीं तो कुछ भी आ जाता है। तो फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसके बारे में भी हम समझ गए। ओके, और किस टाइप का क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे आ सकता है, चलो वो चेक करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो, चेक whether there is any value of n for which 5 raised to power n end with the digit 0। अब इसमें बोल रहा है कि तुम ये मुझे बताओ कि 5 रेज़ टू पावर n में हम कोई भी अगर नंबर रखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूनिट डिजिट में वैल्यू, जैसे 5 का तुमने कुछ भी रख दिया, मान लो 238, तो यहां पे कोई भी नंबर आएगी लेकिन यूनिट प्लेस पे लास्ट में जो आए 0 आए, क्या यह पॉसिबल है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुमको सबसे पहले जो बेस पे पावर लगी है उसको प्राइम फैक्टराइज कर दो। तो 5 को प्राइम फैक्टराइज करोगे 5 ही रहेगा। तो ये तो पता चल जाता है कि 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता, करेक्ट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये गारंटी करता है कि 5 में 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर मौजूद नहीं है, करेक्ट। तो इसका मतलब यहां पे 0 नहीं आ सकता। क्यों? 0 आने के लिए सबसे पहले 0 10 में आता है, राइट। इसको ये कब आता है? जब 2 और 5 का फैक्टर हो तभी 10 आता है। यहां पे 5 का फैक्टर तो मौजूद है लेकिन 2 वाला प्राइम फैक्टर तो मौजूद नहीं है। इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर इज नो एनी फैक्टर अप टू प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर any value of n that ends with the digit 0। समझ में आई बात? इसमें जब 2 है ही नहीं तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लास्ट में 0 आ जाए, करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे? ऐसा अभी तो 0 वाला ही तुम समझ रहे हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। अगर तुमसे पूछा जाए 2 रेज़ टू पावर n और तुमसे बोला जाए कि n की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें यूनिट डिजिट में 8 आ जाए, तो तुम बोलोगे यार, अब मान लो बहुत बड़ा पावर दी गई है और तुमको बोला जाएगा कि क्या इसमें जो ये पावर दी गई है लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी। इन शॉर्ट हमको ये समझना है कि यूनिट डिजिट, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 200019 इस तरह से दे दिया गया, तो तुमसे बोला गया कि ये बताओ कि जब इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, तो तुम नहीं बता पाओगे, राइट। इसके लिए तुमको साइक्लिसिटी नंबर्स की समझनी होगी, जो कि 0 से 9 तक की डिजिट्स की होती है। लेकिन साइक्लिसिटी को मैं किसी दूसरी क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल यह भी अंडरस्टैंडिंग रखो कि साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स भी कोई चीज है जिससे हम किसी भी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आती है ये हमको पता चलता है, ठीक है। तो किसी दूसरी क्लास में इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन यह भी नंबर का एक प्रॉपर्टी है, करेक्ट। तो यह भी क्वेश्चन, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल यह क्वेश्चन तो ध्यान में रखो ही कि हमेशा 0 तभी आ सकता है जब 2 और 5 का मल्टीपल मौजूद हो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी तक हमने एक नंबर के बारे में ही बात की। अब अगर 2 नंबर साथ में दे दिए जाए तब क्या होगा? तब ऐसी सिचुएशन में हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो चलो फटाफट से एलसीएम और एचसीएफ हम निकालना सीख लेते हैं। यार ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही नीचे, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ चलो निकालना सीखते हैं। जैसे मान लो 6 है और 20 है, इसका मुझे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक।
तो सबसे पहले क्या करना है, तुमको प्राइम फैक्टर्स इसके बनाने। कैसे बनाओगे, अब तो बना ही सकते हो। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। प्राइम फैक्टर क्या हो गए, जो है उसको लिख लो, 2 × 3। ठीक है, लिख लिया। अब उसके बाद 20 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे बना लो, 2 10 2 5 5। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर 20 के हुए, पावर के फॉर्म में लिखो, 2 raised to power 2 × 5। लिख लिया। अब ये लिख लिया तो HCF में निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं इस बात पे ध्यान देना। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर की बात करो, ऑल कॉमन फैक्टर्स में लिख रहा हूं प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो जब भी HCF निकालो तो हमेशा HCF जो पावर होती है उसकी कम लेनी होती है। मतलब HCF है हाईएस्ट, लेकिन लेनी होगी पावर स्मॉलेस्ट। ठीक, तो चलो चेक करते हैं कि यहां पे देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन, तो इसमें कॉमन तो पक्का पक्का से पहले चेक कर लो। तो यहां पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन, तो 2 यहां पे उतार लो। अब देखो पावर कहां पे कम है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो 1 पावर का मतलब क्या हुआ, 2 ही हुआ, यही हो गया आंसर। लेकिन अगर एलसीएम के निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या देखना है तुमको, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो। अगर एचसीएफ निकालना है, तुमने पावर की शक्ल में नंबर को लिख दिया है, फैक्टर्स को, तो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन फैक्टर्स की तुमको लेनी है। एलसीएम के लिए ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, मतलब ऑल फैक्टर्स मतलब कॉमन तो लेना ही लेना है, कॉमन अनकॉमन सबको लेना है। कैसे, इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे सबसे पहले कॉमन वाले देख लो, कॉमन वाले में 2 है, अनकॉमन वाले में क्या है 3 है, तो यहां पे 3 है और 5 भी यहां पे है ना, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो कॉमन अनकॉमन सब उतार लेना। उसके बाद देखना हाईएस्ट पावर जो है, ग्रेटेस्ट पावर है वो देखना है, तो इसमें 2 मैक्सिमम पावर है तो वो लेना है, 3 इसमें मैक्सिमम तो 1 ही है, इसमें 5 है तो यही हो जाएगा आंसर। 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, तो ये हो गया 60, इसका एलसीएम हो गया। तो यहां पे मेन पॉइंट जो ध्यान देने का है वो ये कि एचसीएफ में जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो देखो कि जो प्राइम फैक्टर्स उसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन में जो लोएस्ट पावर वाला है वही उतार लेना। एलसीएम में तुमको देखना है कि जो ग्रेटेस्ट पावर का है, कॉमन और अनकॉमन सब उतार लो, उसमें ग्रेटेस्ट पावर वाला जो है वो तुमको लेना है। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। मिटा दो इसको। ठीक है भाई, अब कोई दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन दूसरा कोई ले लेते हैं। मान लो 3 नंबर का भी हो सकता है, मान लो 12 है, 28 है और 20 है, 3 नंबर दे दिए गए और बोले गए तुमको निकालो एचसीएफ और एलसीएम। तो तुम क्या करोगे, 2 छंग 12, 2 3 6 3, बस लिख लो इसके फैक्टर्स ये। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, इसी तरह से इसको कर दो, 14 7 1, राइट। तो 28 के हो गए 2 raised to power 2 × 7, इसी तरह से इसको कर दो 10 10 5। ठीक है, तो इसी तरह से इसको लिख लो। ठीक, अब एचसीएफ तुमको निकालना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करोगे, देखोगे तीनों में कॉमन क्या है। अब 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर है, तो इसमें 2 कॉमन है, 2 2 2 सब में है। अब इसमें लेना है तुमको लोवेस्ट पावर, तो 2 इस पे भी पावर है, 2 इस पे, तो लोवेस्ट का मतलब 2 ही होगा। ये तो हो गया एचसीएफ, एचसीएफ हो गया 4, ये हो गया आंसर। अब तुमको एलसीएम देखना है। एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर पहले लिख लो, 2 2 2, तो 2 है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा पावर का है, सबसे ज्यादा पावर इसमें यही रहेगा। अब इसमें देखो तीनों में 3 इसमें है, इसमें है, इसमें, मतलब इसमें है, इसमें है, नहीं है, इसमें नहीं है, तो उसको भी उतारना पड़ेगा। ठीक है, ये उतार लिया। उसके बाद तुम देखोगे 7 के बारे में, तो 7 भी यहीं पे सिर्फ है, 5 इसमें।
अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही हो जाएगा एलसीएम। कैसे करोगे? 2 दूनी 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे 7 ना, 7 6 42, 420 ना, तो 420 इसका हो गया एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया, 2 नंबर का, 3 नंबर का, और एचसीएफ भी निकालने का तरीका बताया। तुमको क्या समझना है? पावर की शक्ल में फैक्टर्स को लिख लेना है। जब एचसीएफ निकालो तो कॉमन फैक्टर लिख लो और उस पर जो लोवेस्ट वाला हो वो ले लो। एलसीएम अगर निकालना है तो कॉमन वाला लिख लो, उस पर जो ग्रेटेस्ट पावर हो वो उतार लो, उसके बाद अनकॉमन जितने फैक्टर हैं वो भी एलसीएम में लेने होते हैं। ठीक है, तो ये मेथड एलसीएम और एचसीएफ का निकालने का है। अगर इस तरह से पावर की शक्ल में लिख के करोगे तो तुमको आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे ही दिए जाएंगे, पावर की शक्ल में दिया गया होगा और बोला जाएगा तुमसे एचसीएफ या एलसीएम निकालो। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल की शक्ल में भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्यों तुमको दे दिया गया और इस तरह से तुमको बोला गया ये किसी नंबर के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, कोई भी नंबर है, तो तुमसे बोला जाएगा कि तुम यहां पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। तो फंडा सेम है, देखो इसमें प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी दिए गए, एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले कॉमन देखना, ए यहां पे कॉमन है, बी भी कॉमन है ना, तो अब इसमें लोवेस्ट पावर वाला देखना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोवेस्ट वाला देखना होता है, तो ये 2 कर दिया। इसमें तो लोवेस्ट में 1 ही है, तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ हो गया a²b। अब एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले कॉमन वाले को देख लो, कॉमन वाला a है, इसमें ग्रेटेस्ट पावर इसकी है तो 3 उतारना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कॉमन में तो b भी है लेकिन ग्रेटेस्ट में 1 ही रहेगा, राइट। इसमें कॉमन जो नहीं है अनकॉमन वाले को भी उतारना होगा, तो A3BCD, तो ये तुम्हारा क्या हो गया एचसीएफ और एलसीएम। तो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, वेरिएबल में दिया जाए अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ मुश्किल नहीं है, तुम आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक और थोड़ा सा रिसर्च एंड R&D करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखो जैसे मान लो मैं 12 लेता हूं, ठीक है, तो 12 की प्राइम फैक्टर मैं करता हूं 3 × 2 × 2। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तुम चाहे ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 3, 2 × 2 × 3, राइट, ऐसे कर सकते हो। एक दूसरा नंबर मैं लेता हूं लेस से 4, तो मैं करता हूं 2 × 2 4, ठीक है। चलो अब इस नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मैंने निकाला, एचसीएफ इस नंबर का निकालोगे तो पावर की शक्ल में लिख लें, ये × 3, इसको भी लिख लो, ठीक। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखना पड़ेगा, दोनों नंबर में क्या है 2 है और इसकी लोवेस्ट पावर में कुछ नहीं, 2 ही दोनों पे है, ओके। तो एचसीएफ निकल के आ गया, यानी एचसीएफ हो गया हमारा 4, ठीक है। अच्छा एलसीएम अब निकालते हैं। एलसीएम तुम निकालते हो तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन वाला तो पहले उतारो और कॉमन वाले पे ग्रेटेस्ट पावर देखो, उस पे 2 ही है और अनकॉमन क्या है 3 है, ये भी तुमको उतारना पड़ेगा। तो तुमने यहां पे लिखा 2 दूनी 4 3 12, राइट, 12, ठीक है, ओके। अब यहां पे इस फैक्टर्स को देखो, यहां पे 4 आया, यहां पे 12 आया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एचसीएफ जो है, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ यहां पे लिख सकते हैं और एलसीएम यहां पे लिख सकते हैं, राइट। और ऐसे इस नंबर को अगर मैं ए मान लूं, इस नंबर को अगर मैं बी मान लूं, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं a × b = एचसीएफ × एलसीएम, राइट ना। देखो ये कैसे किया मैंने, ये समझो। मैंने क्या बोला कि देखो 12 और 4 का अगर तुम एचसीएफ निकालते हो तो 4 एचसीएफ आता है, यानी ये एचसीएफ हो गया, राइट ना, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हो तुम, तो एलसीएम में क्या आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा, यानी 2⁻² और ये 3, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको 12 और 4 को अगर तुम गुणा कर रहे हो तो तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, करेक्ट, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इस 12 और 4 को तुम ए और बी मान लो
तो इसको HCF और LCM लिख सकते हो, राइट। अब ये जो रिलेशनशिप है ये 2 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। जब 3 नंबर है, जैसे मान लो 3 नंबर दिया है 12, 4 और 8, तो वहां पे ये अप्लाई नहीं करना, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए लागू है। अब इससे एक बात पता चली कि अगर हमको कोई नंबर पता है और दूसरा नंबर पता है और HCF पता है तो LCM निकाल सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है HCF तुमको दिया गया हो, LCM दिया गया हो और एक नंबर दिया गया और दूसरा नंबर पूछा जाए तो भी निकाल सकते हो। तो यहां पे 3 चीजें अगर तुमको दी गई हैं तो चौथी चीज ऑटोमेटिकली इस फार्मूले से निकाल सकते हो। इस फार्मूले को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, A × B = HCF × LCM। ठीक है, डन, गुड। तो ये मैं इसको मिटा दे रहा हूं। HCF LCM भी हमने निकालना सीख लिया। साइक्लिसिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि लिख के दिए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान दो, तो उसके लिए तुमको HCF और LCM की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए। जैसे मान लो एक सर्कुलर पाथ है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मान लो कोई पर्सन A है और यहां पे दूसरा पर्सन B है, दोनों यहीं पे खड़े हैं। A इस सर्कुलर पाथ को मान लो 12 मिनट में कंप्लीट कर देता है। कितने मिनट में? 12 मिनट में। और B इसी सर्कुलर पाथ को 18 मिनट में कंप्लीट कर देता है। क्वेश्चन क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, एक जगह पे A और B 2 पर्सन खड़े हैं। A अगर यहां से घूमता है तो 12 मिनट में फिर से उसी जगह पे पहुंच जाता है। B यहां से घूमता है तो फिर से वो 18 मिनट में यहां पहुंचता है। तो तुमसे पूछा जाएगा, तुम ये बताओ, वो टाइम बताओ जब A और B दोनों इसी जगह पे दोबारा से मिल जाएंगे। तो अब तुम समझ नहीं पाते हो कि क्या इसमें फंडा लगाना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल, देखो बच्चों, मैंने कई क्लासेस में तुमको बताया है कि जब LCM हम निकालते हैं, LCM जब हम निकालते हैं तो जो नंबर दिया गया होता है उसमें बड़े वाले नंबर के बराबर या उससे ज्यादा आता है, और जब HCF जहां पे निकालना होता है वहां पे जो नंबर दिए गए होंगे उनमें छोटे नंबर के इक्वल या उससे छोटा ही वैल्यू आता है। तो अब तुम खुद ऑब्जर्व करो कि यहां पे तुमको क्या निकालना चाहिए। देखो, एक चक्कर जब ये 12 मिनट में A लगा देगा, मान लो ये A का है, ये B का, A लगा देगा तो A तो यहां से गुजर जाएगा कि नहीं। अब B वाला 18 मिनट उसको टाइम लगता है तो वो पीछे ही रहेगा, तो पहले चक्कर में तो नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले चक्कर में भैया 12 मिनट में लग रहा है तो जल्दी यहां से निकल जाएगा, और 18 मिनट वाला थोड़ा देर में यहां पहुंचेगा, तो पहले चक्कर में तो नहीं मिलेगा। यानी 12 और 18 तो आंसर नहीं हो सकता। तो 12-18 आंसर नहीं होगा तो इससे ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा आंसर होगा तो इन दोनों नंबर से ज्यादा आंसर किसका आता है? LCM का आता है ना। LCM या तो बड़े वाले नंबर से बराबर होता है या उससे ज्यादा होता है। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे? LCM, और निकाल लेंगे कि कितने मिनट बाद ये दोनों फिर से मिल जाएंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3 हो गया। अब 18 का कर लो, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 हो गया। अब इसके लिख लो फैक्टर जो 12 का लिखोगे तो 2⁻² × 3 हो जाएगा, और 18 का तुम लिखोगे तो हो जाएगा 2 × 3⁻²। LCM निकालोगे तो LCM कैसे निकालते हो? कॉमन वाले फैक्टर ले लो, तो 2 ले लिया, लेकिन इसमें ज्यादा पावर है 2 तो ये ले लिया। उसके बाद इसमें 3 भी कॉमन है लेकिन ज्यादा वाला मुझे लेना है तो 2 वाला ले लिया। तो 2 दूनी 4, ये हो गया ना, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, यानी 36 मिनट में A और B इसी जगह पे फिर से आके मिल जाएंगे। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने तुमको बताया कि LCM कैसे वर्क करता है। कॉमन का मतलब मिलता जुलता ना, तो LCM तो यही बताता है ना कि कोई ऐसा पॉइंट जिसमें 2 नंबर एक साथ मिल जाएं, तो उसी को LCM बोलते हैं। HCF भी यही बताता है, लेकिन HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब किसी चीज को तोड़ोगे तो कम ही आएगी ना वैल्यू उसकी। तो HCF जहां पे, अब वो कंटिजेंट वाला क्वेश्चन है ना, आर्मी कंटिजेंट वाला, राइट, एक्सरसाइज में,
तो उसमें तुमको HCF निकालना होता है। तो जब उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो मैं तुमको बताऊंगा। एनीवेज, तुमको अंडरस्टैंडिंग ये आ गई होगी, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई है, इसलिए अगर तुम कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुमको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आती रहेंगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि छूट जाएगा। सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूं। तो इस तरह से जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी तुम गेस कर सकते हो कि तुमको LCM निकालना है या HCF तुमको निकालना है। ठीक है, ओके। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं, इसको होमवर्क की तरह लो। 1371741। ठीक है, तुमको इसका प्राइम फैक्टराइज, ये कंपोजिट नंबर है, ये पक्का कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर तुमको लिख के बताने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, अगर तुम बुक चेक करते हो, NCERT बुक पढ़ते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करना जरूर, राइट। तो ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको तुम करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसके 2 प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, डन। तो मैंने क्या इस क्लास में तुमको सिखाया, फटाफट से समझा देता हूं। सबसे पहली चीज, हमने फंडामेंटल थ्योरम की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में समझा, कंपोजिट नंबर पे कौन से क्वेश्चंस आते हैं ये भी तुमको बताया, कंपोजिट प्राइम नंबर पे क्या डिफरेंस है ये भी बताया। मैंने तुमको बताया प्राइम फैक्टर पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फैक्टर की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फैक्टराइजेशन क्या होता है इसको समझाने के लिए तुमको नंबर दिया जाएगा और बोला जाएगा इसके फैक्टर्स बनाओ। अब फैक्टराइजेशन तुम सीख गए तो तुमसे चेक किया जाएगा कि यूनिक फैक्टराइजेशन क्या है, तो बीच बीच में फैक्टर ट्री में कुछ नंबर मिस कर दिए जाएंगे और तुमसे बोला जाएगा नंबर बताओ कौन सा है, राइट। तो इन सब चीजों के लिए डिविजिबिलिटी रूल का आना जरूरी है ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाए फास्ट। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया। फिर उसके बाद मैंने तुमको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किस तरह से फास्ट करना होता है, और उसके बाद मैंने तुमको बताया कि एक सिंगल डिजिट है, अगर उसके ऊपर कोई पावर लगी है तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर, जैसे 0 वाला केस तो 2 और 5 का फैक्टर होगा तभी 0 आ सकता है। साइक्लिसिटी के बारे में मैंने इस क्लास में नहीं बताया डिटेल में, उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, एक सेपरेट टॉपिक है, थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो साइक्लिसिटी के बारे में। अब उसके बाद 2 नंबर्स आ गए, तो 2 नंबर्स आ गए तो अब जो फैक्टराइजेशन होगा यूनिक होगा, यूनिक होगा तो उसमें जो चीज कॉमन है सो कॉमन है, राइट। तो कॉमन अगर 2 नंबर में कोई चीज है तो HCF और LCM भी हम निकाल सकते हैं। तो HCF और LCM निकालने सीखा। और सबसे बड़ी चीज HCF जब हम निकालते हैं पावर के फॉर्म में, हम फैक्टर्स को लिख लेते हैं तो हमको देखना होता है कॉमन क्या है, उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है वो लेनी होती है। LCM में कॉमन क्या है वो तो लेना ही होता है, लेकिन उसमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है। जो अनकॉमन है उसको भी हमको उतारना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो और ये लास्ट में मैंने तुमको होमवर्क भी दिया और एक रिलेशनशिप भी बताया, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो बच्चे चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।